नमस्कार दोस्तों, मैं दिलावर सिंह आपके अपने YouTube चैनल DR कैंपस पर आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन के क्षेत्र में आपको गणित और अंग्रेजी विषय की नियमित कक्षाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। आज से हम इस दिशा में एक नया प्रयास और चालू कर रहे हैं और मैं आपको नियमित रूप से अब राजनीति विज्ञान की कक्षाएँ उपलब्ध करवाऊँगा। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है वो आता है भारतीय संविधान का। और चाहे आप एकेडमिक लेवल पे देखें तो छठी कक्षा से ही संविधान के बिंदु चालू हो जाते हैं और कंपटीशन में छोटे स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं से लेके IAS स्तर तक बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं तक 15 से 20% तक का जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भारतीय संविधान के अंतर्गत पूछे जाते हैं। अभी मैं भारतीय संविधान के कुछ जो अति महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको लेकर कुछ दिन क्लासें उपलब्ध करवाऊंगा और जब हमारी लाइव क्लासेज प्रारंभ हो जाएंगी तो फिर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग नियमित रूप से टॉपिक वाइज आपको रेगुलर कक्षा उपलब्ध करवाया करेंगे। आज मैंने जिस बिंदु को चुना है पढ़ाने के लिए वो बिंदु है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत एक गणतंत्रात्मक देश है और गणतंत्रात्मक देश होने के नाते क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव हमारे द्वारा किया जाता है, ये बात अलग है कि हम लोग इस चुनाव में भाग नहीं लेते बल्कि हमारे चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो लोग भाग लेते हैं। किंतु फिर भी सिद्धांततः तो कहने में ही आता है कि भारत एक गणतंत्र है क्योंकि यहाँ का राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता है। तो जनता को मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में उसका क्या योगदान है, किस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में वो भागीदारी निभाती है या उसके चुने गए प्रतिनिधि भागीदारी देते हैं, किस प्रकार उनके वोटों की वैल्यू निकाली जाती है और किस प्रकार राष्ट्रपति जो है वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली। देखिए, हमारे संविधान में मुख्य तौर पर जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है उसका उल्लेख भाग 5 में मिलता है। आपको पता है कि अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक संविधान में भाग 5 का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर 5 जो अनुच्छेद हैं वो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित हैं, जिनमें से 2 अनुच्छेद सीधे तौर पे राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली का वर्णन करते हैं और 3 में उनसे जुड़ी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। सबसे पहले अनुच्छेद 54 जिसमें हमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जानकारी मिलती है। फिर अनुच्छेद 55 जिसमें हमें राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी मिलती है। फिर अनुच्छेद 57 जिसमें उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, या हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में प्रावधान है। और आपको विदित है कि हमारे देश में राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं, अर्थात राष्ट्रपति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत आपको मालूम है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो जो हमारा उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालेगा। और अगर दोनों ही उपलब्ध नहीं है, ना हमारे पास
उस वक्त उपराष्ट्रपति है और ना हमारे पास उस समय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट न्यायाधीश है, जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश है, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालेगा। अब अनुच्छेद 62 में इस चीज़ का उल्लेख है कि वो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाल रहा है व्यक्ति, उसका पदावधि कितनी होगी, और इसमें प्रावधान दे रखा गया है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो अधिकतम 6 माह होगी, अर्थात 6 महीने के भीतर भीतर राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के बाद हमको पुनर्निर्वाचन करवाना पड़ेगा। तो यहाँ भी निर्वाचन के संदर्भ में जानकारी मिलती है। फिर अनुच्छेद 71 आता है, जिसमें राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद की बात है, और इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर यदि कोई विवाद खड़ा हो जाता है तो उसे केवल सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय कौन करता है, या उन्हें चुनौती कहाँ दी जा सकती है। तो चुनौती कहाँ दी जा सकती है, केवल सर्वोच्च न्यायालय में। दूसरी चीज़ मैं आपको ये और बता दूं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को जो चुनौती है वो केवल संबंधित उम्मीदवार ही दे सकता है, अर्थात जो व्यक्ति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में दावेदारी कर रहा है, उम्मीदवार है, वही चुनौती दे सकता है। कोई अन्य व्यक्ति उनके चुनाव को चुनौती नहीं दे सकता। तो हमारे संविधान में ये जो 5 अनुच्छेद हैं, ये राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। अब इनको लेकर सीधे तौर पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 54 में। आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली का विस्तृत उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो हमारा जवाब होगा अनुच्छेद 55 में। आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में प्रावधान कहाँ है, अनुच्छेद 57 में। आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है उसकी पदावधि कहाँ उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 62 में। और आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, इसका प्रावधान कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 71 में। अब हम इन अनुच्छेदों को विस्तृत रूप से पढ़ते हुए राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली को और गहराई के साथ जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54 में उल्लेखित है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, तो राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो 2 मत सामने आए। एक मत तो ये आया कि हमें राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से करवाना चाहिए, क्योंकि गणतंत्र में जनता सर्वोच्च शासक का चुनाव करती है, तो जनता को उसमें भागीदारी देनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर जो लोकतंत्र का मॉडल अपनाया गया था वो संसदीय लोकतंत्र का मॉडल अपनाया गया था, और वो इसलिए अपनाया गया क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल में हमें उसका काफ़ी हद तक व्यवहारिक अनुभव हो चुका था, और हमें लगा कि वो हमारे लिए मॉडल जो है वो अध्यक्षात्मक की तुलना में ज़्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। अब संसदात्मक मॉडल में जो राष्ट्रपति की स्थिति है वो औपचारिक या नाम मात्र के प्रधान की है, और जो वास्तविक ताकत है वो मंत्री परिषद में निहित होती है, प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो विशेषज्ञों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए ये तर्क दिए कि क्योंकि राष्ट्रपति व्यवहारिक रूप से वास्तविक ताकत नहीं रखता, इसलिए
पूरे देश की जनता को उसके चुनाव में घसीटना, चुनाव के दौरान बहुत ज़्यादा पैसे का अपव्यय करना सही नहीं होगा। और दूसरा, यदि राष्ट्रपति को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनेगी तो राष्ट्रपति भी दलगत राजनीति का शिकार हो सकता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाए, और इसलिए हमने जनता के प्रतिनिधियों को एक मौका दिया कि वो उसका निर्वाचन करे। तो अनुच्छेद 54 में उनके निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। अब इस निर्वाचक मंडल में हमने 3 तरह के लोगों को शामिल किया है। सबसे पहले हम लेते हैं संसद। संसद का मतलब हो गया राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। जैसा आपको मालूम है कि हमारी राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, और इनमें से 233 सदस्य जो हैं वो निर्वाचित हैं, और लोकसभा में 545 सदस्य हैं, इनमें से 543 सदस्य निर्वाचित हैं। तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा के 776 सांसद हैं, जो निर्वाचित सांसद हैं, उनको हमने राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में भागीदारी दी है। सेकंड नंबर पर सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। हमारे देश में पिछले राष्ट्रपति के चुनाव तक 29 राज्य विधानसभाएं थी। आज 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य विधानसभाएं हैं। तो जो 28 राज्य विधानसभाएं हैं, उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं, एमएलए हैं, उनको भी हमने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया है। अब यहाँ आपको कुछ चीज़ें समझनी है। पहला तो ये समझना है कि जब हम संसद की बात करें तो यहाँ पर संसद के निर्वाचित सदस्य कोई भागीदारी का मौका है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेता है, कौन नहीं लेता, तो उसमें केवल वो एक शब्द का फ़र्क करता है। बहुविकल्पी प्रश्नों में वो एक शब्द का ही फ़र्क कर देता है। अब वहाँ पर दे देगा संसद या राज्यसभा लोकसभा के सदस्य, सभी सदस्य, तो सभी होते गलत हो गया, केवल निर्वाचित। इसका मतलब मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। यहाँ पर आपको देखना है 2 शब्दों को। एक तो राज्य विधानसभा। अब वो क्या करता है, राज्य विधानसभा की जगह राज्य विधान मंडल भी लिख देता है और राज्य विधान परिषद भी लिख देता है। और अगर ये दोनों शब्द आ जाते हैं तो आंसर गलत है। जैसा आपको पता है कि हर राज्य में जो कानून निर्माण वाली संस्था है, उसे हमने राज्य विधान मंडल नाम दिया है। इस राज्य विधान मंडल के 2 सदन होते हैं। जनता का सदन, जिसे हम राज्य विधानसभा कहते हैं, जहाँ प्रत्यक्ष रूप से जनता अपने एमएलए को चुनती है। और दूसरा जो उच्च सदन है, जिसे हम विधान परिषद कहते हैं, जहाँ विभिन्न तरीकों से सदस्यों को चुना जाता है। और वर्तमान में आपको पता है कि हमारे 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। अब हमने जो राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी का मौका दिया, वो केवल विधानसभाओं के सदस्यों को दिया, विधानमंडल या विधान परिषद सदस्यों को नहीं। तो यदि विधान परिषद आता है तो आंसर ऑटोमेटिकली गलत है। अगर विधानमंडल आता है तो विधानमंडल में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी शामिल हो रही है, तो भी आंसर गलत हो गया। तो आपको केवल विधानसभा को देखना है कि विधानसभा कहाँ पर ऑप्शन मिलता है, और वहाँ भी केवल निर्वाचित सदस्य।
मनोनीतों को यहां भी मौका नहीं दिया गया है। अब 1992 तक राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये 2 तरह के सदस्य ही शामिल थे, लेकिन फिर हमने 70वें संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों या संघ शासित प्रदेशों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी दी, और हमारे 2 संघ शासित प्रदेश जहां पर विधानसभाओं का गठन किया गया था, दिल्ली एवं पांडिचेरी, जिसको आज आप पुदुचेरी के नाम से भी जानते हैं, संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो तीसरी श्रेणी में हम लोग दिल्ली पांडिचेरी संघ शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के जो एमएलए हैं उनको भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लेते हैं। तो ये आपके राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल हो गया, और ये जनता के प्रतिनिधि हैं, और ये लोग जनता के स्थान पर राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी निभाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को लेकर जो क्वेश्चन आएंगे वो आप अच्छे से कर लेंगे। एक बार शॉर्ट में हम क्वेश्चन के रूप में रिपीट कर लेते हैं। प्रश्न पूछता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 54 में पूछता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है, तो आपके सामने ऑप्शन होंगे। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि संसद के निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। सभी शब्द आता है या निर्वाचित और मनोनीत दोनों आते हैं तो गलत है। इधर विधानसभा शब्द आना चाहिए, राज्य के विधानसभा के सदस्य। अगर विधानमंडल परिषद आता है तो गलत है, और विधानसभा सदस्यों में भी निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। इधर दिल्ली और पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश, अगर सभी संघ शासित प्रदेश लिखा आता है तो आंसर गलत है, क्योंकि 2 ही संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा विद्यमान है। इसलिए हमने 2 संघ शासित प्रदेशों को ही राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी का मौका दिया है। तो ये हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल हो गया। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया की। देखिए, जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एकेडमिक लेवल पे हों या कंपटीशन में आप आरएस का दे रहे हैं, आईएएस का दे रहे हैं, ठीक है, और साक्षात्कार में भी कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को बताइए। अधिकतर जो शिक्षक भर्ती वाले इंटरव्यू होते हैं, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर का हो या अन्य भर्ती प्रतियोगिताएं हों, वहाँ पर तो सीधा बोला जाता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया पढ़ाइए। तो आपको प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए, और इसको लेकर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख है। अब निर्वाचन प्रक्रिया क्या है, तो मैं पहले पूरी प्रक्रिया संक्षेप में लिख देता हूँ, फिर उसके एक एक शब्द को हम गहराई के साथ समझेंगे। संक्षेप में आप इतना समझ लीजिए, नोट कर लीजिए आप कॉपी पेन लेकर। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा
अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है। हाँ, तो अब मैंने ये राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया संक्षेप में लिख दी। अब आपसे कोई जर्नल भी पूछता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया बताइए, तो आप बता सकते हैं कि राष्ट्रपति निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या एकल संक्रमणीय के स्थान पर एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है। अब रटने की जरूरत नहीं है, एक एक शब्द का मैं आपको अर्थ बताता हूँ। कुछ चीज़ें हम पहले भी जान चुके हैं, जैसे राष्ट्रपति निर्वाचन जनता द्वारा। मैंने शुरुआती आपसे को जब कराई थी टॉपिक की, तो बताया था कि भारत एक गणतंत्र है, और गणतंत्र का सीधा सा अर्थ होता है कि देश का सर्वोच्च शासक जनता के द्वारा चुना जाता है। अक्सर एग्जामों में ये क्वेश्चन आता रहता है कि भारत एक गणतंत्र है क्यों। अब वहाँ पर कोई आंसर दे देता है क्योंकि यहाँ जनता का शासन है, जनता के प्रतिनिधियों का शासन है, जबकि गणतंत्र का सीधा अर्थ निकलेगा कि क्योंकि यहाँ जो हमारा राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, इसलिए हम लोग क्या है, गणतंत्र है। तो जनता राष्ट्रपति चुन रही है, लेकिन जनता खुद राष्ट्रपति चुनाव में भागीदार नहीं है, तो कैसे करती है, अप्रत्यक्ष रूप से। अभी हमने पढ़ा कि एक निर्वाचक मंडल वोट डालता है, उस निर्वाचक मंडल का चुनाव जनता करती है, और वो निर्वाचक मंडल किसका करता है, राष्ट्रपति का। तो जनता की भागीदारी कैसी हो गई, अप्रत्यक्ष। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। अब ये दोनों शब्द हमको समझने हैं। सबसे पहले आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व से पहले हम लोग जानेंगे एक और प्रणाली होती है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास दी पोस्ट। भारत में जो निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, उस चुनाव में दो तरह की चुनाव प्रणालियां चलती हैं। पहली चलती है फर्स्ट पास दी पोस्ट। अब हिंदी में इसको अलग अलग अर्थों में काम में लिया जाता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिसने पहली बार में गोल मार दिया वो जीत गया, अर्थात जिसने पहली बार में सबसे ज़्यादा वोट ले लिए वो चुनाव जीत गया। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे आप लोग जब विधायक के या सांसद के या सरपंची के या पार्षद के चुनाव में वोट डालने जाते हैं, तो आपके सामने एक बैलेट, अब तो बैलेट क्या मशीन होती है, 2004 से पहले हमारे को बैलेट मिलता था, और सरपंची में तो अब भी बैलेट ही मिलता है। और जब हम वोट डालने जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें जितने उम्मीदवार हैं
उनमें से कौन पसंद है, हम किसको जिताना चाहते हैं, उसके वहाँ पर बटन दबा करके या मोहर लगा करके, ठप्पा लगा करके आ जाते हैं और जिसके पक्ष में हमने वोट दिया उसको एक वक्त दे दिया जाता है और हर वोटर इसी भांति अपना अपना मत देता है और अंत में सभी मतों को गिना जाता है और जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत जीत मिलते हैं वो विजयी हो जाता है। जैसे मान लीजिए 5 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे पास 1000 वोट है। अब एक व्यक्ति को 220 वोट मिले, एक को 200 मिले, एक को 180 मिले, एक को 240 मिले, एक को 160 मिले। तो इस तरीके से सबको अपने अपने हिस्से के मत मिले हैं। अब परिणाम क्या आएगा? डी उम्मीदवार ये चुनाव जीत गया क्योंकि उसको सर्वाधिक मत मिले हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट पास दी पोस्ट, कि पहली बार में जिसने सबसे ज़्यादा वोट ले लिए वो चुनाव जीत गया। हमारे यहाँ पर लोकसभा, विधानसभा और जो स्थानीय चुनाव होते हैं पंचायतों के या शहरी निकायों के, जहाँ पर जनता मतदान करती है, वहाँ पर फर्स्ट पास दी पोस्ट काम में लिया जाता है। अब जो शिक्षित लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो इस प्रणाली को ज़्यादा पसंद नहीं करते। उनका मानना है कि ये प्रणाली अलोकतांत्रिक है क्योंकि इसमें जो जीतने वाला व्यक्ति है वो जनता के बहुमत का प्रतिनिधि नहीं है। जैसे हम देखें तो इस व्यक्ति को 240 लोगों ने चुना तो चुनाव जीत गया, लेकिन 1000 लोगों में से 240 ने चुना तो 760 लोग तो इसके विपक्ष में हैं। तो इसका मतलब ये तो केवल 24% लोगों प्रतिनिधि हुआ, 76% लोग तो इसके खिलाफ है। तो शिक्षित वर्ग मानता है कि क्योंकि ये निर्वाचन प्रणाली बहुमत का प्रतिनिधित्व नहीं करती, इसलिए पूर्णतः लोकतांत्रिक नहीं है। दूसरा, इसमें जो कमी है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके जीतने की संभावना इसमें बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इसमें जो बहुमत वाला वर्ग है वो अपनी जनसंख्या के आधार पे अपने प्रतिनिधि को निकाल लेता है और अल्पसंख्यक क्योंकि संख्या में कम है इसलिए वो जीतने के चांसेस कम रह जाते हैं। इसीलिए इसके स्थान पर जो विकसित देश हैं वो दूसरी प्रणाली काम में लेते हैं जिसको नाम दिया जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सीधा सा अर्थ यह है कि इसमें जो उम्मीदवार जनता का प्रतिनिधि बने उसे जनता के सबसे अधिक मत नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक निश्चित अनुपात में मत चाहिए और जो उम्मीदवार उस निश्चित अनुपात को प्राप्त कर लेता है उसे ही जनता का प्रतिनिधि चुन करके भेजा जाता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ सीधा सा हो गया कि आपको एक निश्चित अनुपात में जीतने के लिए मत लाना आवश्यक है। अब इसमें कुछ बातें ऐसी हैं
जो भारत में आनुपातिक को अपनाने के बावजूद नहीं अपनाई गई। जैसा आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली वहीं काम आती है जहां बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्रों अर्थात हम 2 या 2 से अधिक लोगों को चुन रहे हों। भारत एक अपवाद है जहां हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रणाली तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व लगा रहे हैं मगर उम्मीदवार केवल एक ही चुन रहे हैं। लेकिन हमारी परिस्थिति के अनुसार हमने इसको अपने अनुकूल ढालने का प्रयास किया है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्लियर कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सीधा सा अर्थ है कि इसमें उम्मीदवार को विजयी होने के लिए जनता के एक निश्चित अनुपात में मतों को प्राप्त करना होगा। अब जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है इसके 2 मॉडल हैं। पहली आती है सूची प्रणाली। सूची प्रणाली वैसे तो हमारे देश में नहीं चलती है, ये अधिकतर यूरोप के देशों में चलती है, लेकिन फिर भी क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट जो हमने प्रणाली अभी पढ़ी इसमें एक बहुत बड़ी कमी होती है कि इसमें जिस पार्टी को जितनी सीटें मिल रही हैं और जितने वोट मिल रहे हैं उनमें दिन रात का अंतर होता है। जैसे पिछले चुनाव में बीजेपी को या एनडीए को सीटें तो मिल रही हैं लगभग 70% के आसपास, मगर वोट वो 40% भी प्राप्त नहीं कर पा रहा। हिंदुस्तान में कांग्रेस को प्रारंभिक चुनाव में खास करके 1989 तक के चुनाव में 1985 तक के चुनाव में 60 से 70% सीटें मिलती रही और 85 के चुनाव में तो लगभग 80% सीटें आई, मगर वोट कभी भी 50% प्राप्त नहीं हुए। तो फर्स्ट पास द पोस्ट की कमी ये भी आती है कि इसमें जो विजयी दल है या जो पराजित दल है उनको जो वोट मिल रहे हैं और जो सीटें मिल रही हैं उनमें भी अंतर होता है। उसके ऑप्शन के रूप में ये मांग की जाती रही है कि इस समस्या को दूर करने के लिए सूची प्रणाली अपनानी चाहिए। हालांकि हमारे देश में नहीं चलती है मगर फिर भी हमारे लिए समझना जरूरी है होती क्या है। पहली चीज़ ये समझना है कि सूची प्रणाली में क्या होता है। पूरे देश को या पूरे राज्य को जहाँ भी चुनाव करवाने हैं एक ही निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है और उस निर्वाचन क्षेत्र से बहुत अधिक मात्रा में लोग चुनाव लड़ते हैं। अब यहाँ पर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो व्यक्तिगत रूप से नहीं लड़ रहे बल्कि ये चुनाव दलीय आधार पर लड़े जाते हैं और हर पार्टी अपने अपने प्रतिनिधियों की सूची जारी कर देती है और जो मतदाता होता है वो किसी व्यक्ति विशेष को मत नहीं देता। इसमें मतदाता सीधे सीधे पार्टी के पक्ष में मतदान करता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो अपने राजस्थान में चुनाव करवाए जाएं तो राजस्थान में जैसे 200 विधानसभा सीटें हैं। अब यहाँ पर चुनाव करवाए गए। अब यहाँ पर जो प्रमुख पार्टियाँ हैं मान लो हर पार्टी क्या करेगी 200 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगी। अब उसमें यह तय नहीं होगा कि कौन सा उम्मीदवार किस विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहा है। तो यहां पर हम विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से मतदान नहीं देंगे, हम पूरे राज्य के लिए एक ही वोट देंगे। अब मान लो इस चुनाव में कांग्रेस को 42% वोट प्राप्त होते हैं तो हमने कांग्रेस को विधानसभा में 84 सीटें दे दी कि जितने मत आए उस मतों के प्रतिशत के हिसाब से सीटें उसकी पट दी गई। बीजेपी को मान लो 36% मत प्राप्त हुए तो हमने उसको 72 सीटें दे दी। बीएसपी को मान लो 12% मत प्राप्त हुए तो हमने उनको 24 सीटें दे दी।
कम्युनिस्टों को मान लो 6% मत प्राप्त हुए तो हमने उनको 12 सीटें दे दी। अदर को मान लो 4% मत प्राप्त हुए तो हमने उनको 8 सीटें दे दी। तो इस प्रकार जिस पार्टी को जितने प्रतिशत जनता मत देगी उसी अनुपात में सीटें उपलब्ध करवा दी जाएंगी। तो यहाँ पर जो समस्या पैदा होती है फर्स्ट पास द पोस्ट की, कि किसी पार्टी को ज़्यादा परसेंट वोट मिले मगर सीटें कम रह गई, कि जो कम परसेंट के बावजूद सीटें ज़्यादा मिल गई, तो वो खामी इससे दूर हो जाती है। इसलिए इसकी मांग भारत में की जाती है। आप कहते हैं, पूछता है कि मान लो 3-4 चुनाव प्रणाली दे दी, पूछा भारत में कौन सी नहीं चलती, तो सूची प्रणाली हमारे यहाँ पर नहीं चलती। या फर्स्ट पास द पोस्ट के दोषों को दूर करने के लिए कौन सी प्रणाली की मांग भारत में की जा रही है, सूची प्रणाली की मांग की जा रही है। या आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस निर्वाचन प्रणाली में उम्मीदवार को मत ना दे करके सीधे राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा सूची प्रणाली। तो उम्मीद करता हूँ सूची प्रणाली आपको समझ आ गई होगी। अब हमने यह पढ़ा था कि आनुपातिक प्रतिनिधि की एकल संक्रमण मत प्रणाली। तो जो आनुपातिक का दूसरा मॉडल है जो हमारे देश में काम में लिया जाता है वो होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, जिसको हम लोग कह देते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत भी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और यहाँ पर जब हम मत डालते हैं तो हमें किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में मत ना दे करके जितने उम्मीदवार खड़े हैं उन सभी के पक्ष में मत देना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए हम वोट डालने गए और फर्स्ट पास द पोस्ट में तो क्या होता है कि हमको जो व्यक्ति पसंद आया उसके आगे बटन दबा दिया, मगर यहाँ पर जितने उम्मीदवार खड़े हैं हमें सभी को मत देना है। अब आप कहोगे सभी को वोट कैसे दें? तो यहाँ पर सभी को जो वोट देना है वो वोट पसंदगी के आधार पर देना है, वरीयता के आधार पर देना है। मान लो 5 लोग हैं, अब 5 में आपको लगता है कि भाई सबसे उपयुक्त जो व्यक्ति है वो ये है, तो इसके आगे आपने 1 नंबर डाल दिया। फिर आपको लगा यार ये तो पता नहीं चुनाव नहीं भी जीत पाए, उपयुक्त तो है मगर नहीं जीत पाए, तो ये नहीं तो मेरी दूसरी पसंद ये है, ये भी नहीं तो तीसरी पसंद ये है, ये भी नहीं तो चौथी पसंद ये है, और ये भी नहीं तो अंतिम पसंद मेरी ये है। तो एकल संक्रमण मत प्रणाली में हम लोग जो वोट डालेंगे वो वोट सभी उम्मीदवारों के पक्ष में पसंदगी के आधार पर डाले जाएंगे, और जब मतों की गिनती होगी तो यदि आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के हिसाब से कोई उम्मीदवार एक निश्चित अनुपात में मत प्राप्त नहीं कर पा रहा है, कोई भी उम्मीदवार, तो हम लोग इनके मतों को एक दूसरे में हस्तांतरित भी कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं जी? हम जब राष्ट्रपति की मतगणना पढ़ेंगे तब गहराई से समझेंगे। तो क्लियर हो गया एकल संक्रमण मत प्रणाली, जहाँ पर हम लोग उम्मीदवारों को वरीयता के आधार पर मतदान देते हैं। हमारे देश में जो एकल संक्रमण प्रणाली है, ये प्रणाली राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनके निर्वाचन में काम में ली जाती है। तो सीधी सी बात है कि जहां आम जनता मतदान कर रही है, लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय चुनाव, वहाँ तो हम काम में ले रहे हैं फर्स्ट पास द पोस्ट। और जहाँ पर MP MLA मतदान कर रही हैं
वह हम काम में लेते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के चुनाव में काम में ली जाती है। अब यहाँ तक अनुच्छेद 55 की निर्वाचन प्रक्रिया संक्षेप में समझ आ गई। अब हम गहराई से पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग विधायक के वोट की वैल्यू निकालते हैं, किस तरीके से सांसद के वोट की वैल्यू निकालते हैं, किस तरह से न्यूनतम कोटा निकाला जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे हम शुरू करेंगे। देखिए, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में जो हम लोग दो सिद्धांत काम में लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया दो सिद्धांतों पर चलती है। पहला जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है एकल संक्रमणीयता का सिद्धांत, जो हम लोग अभी देख भी चुके हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में, कि इसके अंतर्गत हम लोग वरीयता के आधार पर मतदान करते हैं। और हम देखेंगे आगे कि इसके अंतर्गत मतों को एक निश्चित नियम अनुसार दूसरे उम्मीदवारों को हस्तांतरित भी किया जा सकता है। तो एकल संक्रमणीयता से आपको ये समझना है कि इसमें वरीयता के आधार पर मतदान किया जाता है और मतों को उम्मीदवारों में हस्तांतरित किया जा सकता है। दूसरा जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है समरूपता का सिद्धांत। यह सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग देखते हैं, रटने की कोशिश में लगे रहते हैं कि विधानसभा सदस्य निर्वाचन का मूल्य क्या होगा, सांसद के मत का मूल्य क्या होगा, उसके लिए फार्मूले लगाते हैं। तो वो सब कुछ जो किया जाता है वो इस समरूपता के लिए किया जाता है। समरूपता का क्या अर्थ है? तो देखिए, आपको मालूम है भारत जो हमारा देश है, ये अनुच्छेद 1 के अनुसार राज्यों का संघ है। और यहाँ मोटे तौर पे दो तरह की सरकारें चलती हैं, संघ सरकार दिल्ली वाली और राज्यों की सरकारें जो 28 राज्यों में अलग अलग चलती हैं और 2 संघ शासित प्रदेशों में भी संचालित है। अब राज्यों की ओर से जो मतदान में भाग लेते हैं वो लेते हैं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और संघ की ओर से जो भाग लेते हैं वो लेते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य। अब राष्ट्रपति के चुनाव में हमने प्रयास किया कि राज्यों की और संघ की समान भागीदारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सेंटर अपने दम पे राष्ट्रपति बनवा दे या राज्य अपने दम पे राष्ट्रपति बनवा दे। तो यहाँ पर किसी एक की ना चले राष्ट्रपति चुनाव में, सबकी महत्वपूर्ण भूमिका रहे, इसलिए हमने समरूपता का सिद्धांत अपनाया। तो समरूपता का सीधा सा अर्थ यही है कि यहाँ पर विधानसभाओं के सदस्यों के मत की वैल्यू अर्थात राज्यों के मत की वैल्यू और संसद के सदस्यों के मत की वैल्यू अर्थात केंद्र के मत की वैल्यू जो है वो समान रहेगी। और ये समान निकालने के लिए हम लोग राज्यों के मत की वैल्यू का इस प्रकार सूत्र लगाएंगे कि जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या के अनुपात में सभी राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाए। तो समरूपता क्लियर? तो समरूपता का मोटा सा अर्थ यह है कि राज्यों के मत की वैल्यू और संघ के मत की वैल्यू समान होगी।
अब ये मत की वैल्यू समान कैसे निकाली जाए, क्योंकि राज्यों के जो विधानसभा के सदस्य हैं उनकी संख्या तो 4000 से भी अधिक है, और संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या आपको पता है 776 है। फिर जनसंख्या के आधार पर भी किसी राज्य में विधायकों की वैल्यू संख्या बहुत ज़्यादा है, कहीं संख्या बहुत कम है। तो इन सभी समस्याओं का निपटारा निकालने के लिए हम लोगों ने 2 सूत्रों का सहारा लिया ताकि समरूपता सिद्ध हो सके। इसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं एमएलए यानी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं उनके मतों का मूल्य। इसके लिए हमारा फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भाग 1000। देखिए, हमने चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, जनसंख्या के आधार पर राज्यों को उनकी सीटें दी हैं। तो हमने कोशिश करी कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी राज्यों की भागीदारी जो है वो जनसंख्या के आधार पे निश्चित हो जानी चाहिए। तो हमने राज्य की कुल जनसंख्या में जो विधायक हैं उनकी संख्या का भाग देकर मत का मूल्य निकालने का प्रयास किया। लेकिन इस कैलकुलेशन जनसंख्या क्योंकि करोड़ों में है कुछ राज्यों की, तो जो मूल्य आता है वो मूल्य लाखों में आता है। तो उसको हम छोटा करने के लिए 1000 से भाग दे देते हैं ताकि मूल्य इतना हो जिसको हम आराम से गिन सकें। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, मान लो किसी राज्य की जनसंख्या 1 करोड़ है। अब वहां पर विधानसभा में 50 विधायक हैं। तो विधायक के वोट की वैल्यू आ गई 200। अब 200 अर्थात जब उस राज्य का एक विधायक वोट डालेगा तो हम उसके वोट को 200 गिनेंगे, मतलब वो 200 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब एक चीज़ आपको समझनी है, यहाँ पर हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग है, हर राज्य की विधानसभाओं की सीटों की संख्या अलग अलग है, और इसी कारण हर राज्य के जो एमएलए हैं उनके जो मत का मूल्य है वो अलग अलग आता है। ये बात अलग है कि इत्तेफाकन 2 राज्यों के मत का मूल्य समान हो जाए, लेकिन सामान्यतः हर राज्य के मत का मूल्य अलग अलग होगा। एक बार सिविल में क्वेश्चन आया हुआ इस तरीके का कि 4 कथन थे, कौन सा कथन गलत है। तो उसमें एक कथन ये था कि सभी राज्यों के विधानसभाओं के मतों का मूल्य, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य समान होता है। तो आंसर गलत हो गया। हर राज्य के विधायक के मत का मूल्य अलग अलग आएगा। क्यों अलग आएगा? तो सिंपल सा है, क्योंकि जनसंख्या और विधानसभा की सीटों की संख्या अलग अलग होती है। उदाहरण दूं तो सबसे ज़्यादा यदि कहीं मत का मूल्य आता है तो यूपी आता है।
जहाँ पर मतों का मूल्य 208 है, तो वहाँ पर एक विधायक 208 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक विधायक के मत का मूल्य 129 है, जबकि सबसे कम यदि हम बात करें तो सिक्किम, जहाँ एक विधायक के मत का मूल्य मात्र 7 है। तो अब कितना अंतर है देख लीजिए फार्मूला जनसंख्या के आधार पर, कि उत्तर प्रदेश में जहाँ एक विधायक 208 लोगों के वोट की वैल्यू रखता है, वहाँ सिक्किम में एक विधायक मात्र 7 लोगों के वोट की वैल्यू रखता है। लेकिन ये समरूपता इन अर्थों में है कि हमने जनसंख्या के आधार पर एक ही फार्मूले के तहत सबको समान प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। तो एमएलए के मत का मूल्य निकालना आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सांसद के मत के बारे में। अब हम निकालते हैं सांसद के मत का मूल्य, यानी कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मतों का मूल्य। इसका सीधा सा फार्मूला होता है सभी राज्यों के विधायकों मतों का मूल्य का योग बटा संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले विधायकों के मतों का अलग अलग मूल्य निकालेंगे, उसके बाद जितने भी विधायक हैं उन सभी के मतों का जो मूल्य है उस सबको हम लोग निकाल लेंगे, और ये जो मतों का मूल्य आएगा ये आएगा 5,49,408। सॉरी 474। ये हमारे सभी विधायकों मतों का टोटल वोट की वैल्यू आ गई। इसमें हम संसद के निर्वाचित सदस्य हमने देखा था 776, 543 लोकसभा के, 233 राज्यसभा के, इनका भाग दे देंगे, और भाग देने के बाद जो आंसर आता है ये आता है 708 पॉइंट समथिंग। ये 708 के बाद समथिंग कुछ आएगा। अब क्योंकि ये जो भागफल है ये 708 के बाद 5 से कम में आता है पॉइंटों में, इसलिए हम 708 ही काउंट करेंगे। तो जब एक सांसद वोट देगा तो उसके वोट की वैल्यू 708 होगी, भले ही वो लोकसभा का सांसद है या राज्यसभा का सांसद है, वो राजस्थान से सांसद है, उत्तर प्रदेश से सांसद है। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि विधायकों के मत का मूल्य सभी का अलग अलग राज्य में अलग अलग होगा, लेकिन संसद के सदस्य के मत का मूल्य पूरे देश में सबका एक ही होगा। अब हम बात करते हैं समरूपता की। तो हमने क्या कहा था कि समरूपता का अर्थ है कि राज्य और संघ दोनों के वोट की वैल्यू समान होनी चाहिए। तो जो हमने राज्य के वोट की वैल्यू निकाली वो निकाली 5,49,474। अब हम लोगों ने यही जो वोट की वैल्यू आई, इस वोट की वैल्यू को संसद सदस्य में डिवाइड कर दिया, तो समरूपता आ गई ना, कि जितनी वोट की वैल्यू संसद की रही उतनी राज्यों की रही। हालांकि थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक सांसद के वोट की वैल्यू 708 आ रही है। तो जब हम ये जो 708 वैल्यू है, ये 776 सांसदों के वोट की वैल्यू है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, गुना करेंगे आपस में, तो ये वोट की जो वैल्यू आती है वो आती है 5,49,708। तो ये इसमें तकनीकी थोड़ा सा अंतर आ जाता है, और ये अंतर इसलिए आ जाता है, मैं आपको बता चुका। अंतर का कारण यही है कि पॉइंट के बाद जो कैलकुलेशन आ रही है उसको काउंट नहीं कर रही हैं, इसलिए थोड़ा सा अंतर रह जाता है, लेकिन फिर भी लगभग समरूपता पूरी हो जाती है।
अरे सॉरी, थोड़ा गलत हो गया, ये 408 आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार लगभग समरूपता इसमें आ रही है। और टोटल जो वोट की वैल्यू आ गई राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य और सेंटर को मिलाकर, वो आती है 10,98,882। ठीक, अब हर उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव में अपना मतदान करता है, फिर उसके जो वोट की वैल्यू है उसके हिसाब से हम लोग उसके वोटों को काउंट करते हैं, और फिर जो व्यक्ति एक निश्चित अनुपात में मत प्राप्त कर लेता है उसे राष्ट्रपति बना दिया जाता है। टॉपिक थोड़ा जटिल है और लगातार बड़ा वीडियो देखना संभव भी नहीं है आप लोगों के लिए फ़िलहाल शुरुआत में, तो आज मैं इतना ही छोड़ूंगा। कल इसको हम आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से निश्चित कोटा निकाला जाता है, किस तरह से मतगणना होती है, और अब तक राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से रोमांचक मुकाबले रहे हैं और क्या क्या नए तथ्य हमें उन चुनाव में देखने को मिले थे। उन सब चीज़ों के साथ कल फिर आपसे मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को अगर पसंद आए तो शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि नियमित रूप से आपको और अच्छे से अच्छी कक्षा हम लोग उपलब्ध करवा सकें। धन्यवाद।